आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर कुछ करने की चाहत हो, हौसला हो, तो जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच ही जाते हैं। आज चलती रहेगी जिंदगी में हम मुलाकात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन की पहली करोड़पति नाजिया नसीम से, जिनका कहना है शहर भले ही छोटा हो सकता है लेकिन सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। नाजिया नसीम गेम के आखिरी पड़ाव तक पहुंची और 1 करोड़ जीती। तो आइए इस्तकबाल करते हैं नाजिया नसीम का और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय का। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमसे सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। नाजिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप गेम के उस पड़ाव पर पहुंची और वहां से जीत कर आई। ये साल तो आपके लिए यादगार बन गया। जी बिल्कुल तरन्नुम, मैंने सोचा नहीं था कि 2020 का जो साल लोगों को इतनी तकलीफ दे के गया है और अभी गया नहीं है, अभी दे ही रहा है, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार साल साबित होगा। तो बहुत ही बहुत सरप्राइज वाला ये मोमेंट रहा है मेरे लिए और शायद ये साल मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। न सिर्फ मैं बल्कि मुझे लगता है मेरे सारे परिवार में जो लोग हैं वो भी नहीं भूल पाएंगे। जी, जैसे ही आपको पता चला कि आप 1 करोड़ जीत गई हैं, जैसे ही अनाउंस हुआ, तो आपको उस वक्त जो फीलिंग थी वो क्या थी, क्या महसूस हुआ उस वक्त? जी, जैसा कि मिस्टर बच्चन ने भी मुझसे पूछा था कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि किस सफ़र से मेरे माँ बाप गुजरे हैं और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी तरन्नुम, ये बात थी कि पूरी दुनिया आपको देख रही है और सारी दुनिया में आपको मान सम्मान मिल रहा है। तो वो क्या सोच रहे होंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई है। मैं ये सोच रही थी कि मैंने पैसे तो जीते हैं, बट उस धनराशि का मेरे दिमाग में इतना ख्याल नहीं था जितना ख्याल मुझे अपने माँ बाप के बारे में था और वो सफर जो हमने साथ में तय किया है झारखंड के एक छोटे से शहर से, तो वो मैं काफी ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, बहुत इमोशनल मोमेंट था और मैं बहुत इमोशनल हो भी गई थी। नाजिया, ये केबीसी का सफर आपका कैसा रहा? क्योंकि आजकल उसमें 1 करोड़ रुपए जीतने से कम मुश्किल नहीं है उसमें शामिल हो पाना, तो वो सफर कैसा रहा? आपने कितनी बार अटेम्प्ट लिया उसके लिए और कैसे वहां से कॉल आई? जी, जब केबीसी शुरू हुआ था 2000 में, तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे हमारे पास और एक लैंडलाइन होता था। तो लैंडलाइन जो होता था वो महीने में 15 दिन बंद पड़ा होता था कि कहीं काम चल रहा होता था, कभी फोन डेड हो जाता था, कभी बिल टाइम पे नहीं दिया होता था। तो उस जमाने से मैं केबीसी में कोशिश कर रही थी और मुझे याद है कि जब रमज़ान में हम सहरी के वक्त उठा करते थे तब मैं अपने फादर के साथ एक टेलीफोन बूथ में जाती थी सुबह 4 बजे के करीब, ये सोच के कि शायद बहुत सारे लोग अभी फ़ोन ट्राई नहीं कर रहे होंगे तो मेरा नंबर लग जाएगा। तो 12 सीजन हुए हैं, उनमें से 8-10 सीजन मैंने कोशिश की है केबीसी में, क्योंकि मेरी जो वालिदा है उनका बहुत ही ज़्यादा ये ख्वाब था कि मैं किसी दिन केबीसी में बैठती और मुझे अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के बातें करने का मौका मिलता, क्योंकि मेरे माता पिता को बहुत यकीन था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं आगे जा सकती हूँ। तो ये सफ़र अगर कहें तो 20 साल पुराना है, जो 2020 में आके पूरा हुआ। यहाँ तक कि पहुँचने की जर्नी बहुत लंबी रही है। बहुत सारा ज्ञान जो हमने इकट्ठा किया है इतने सालों में वो सब परखा जाता है। आप किस तरह की शख्सियत है वो परखती है केबीसी की टीम, आपको कितना ज्ञान है, आपको क्या चाह है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो करीब 3-4-5 महीने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, SMS रजिस्ट्रेशन से लेके पर्सनल इंटरव्यूज़, वीडियो राउंड्स, ऑनलाइन ऑडिशंस, उसके बाद जाके कहीं आपको ये खुशखबरी मिलती है कि आप फाइनली बॉम्बे आ रहे हैं। जी नाजिया, ये आपने एक लगता है ऐसे जैसे आपने एक चैलेंज के तौर पर लिया इसको कि केबीसी में जाना है, तो फिर ये चैलेंज केबीसी के लिए ही क्यों कि मुझको इसमें जाना ही जाना है? आप क्या प्रूव करना चाहती थी? खुद को प्रूव करना चाहती थी या फिर ये था कि मेरी शोहरत बढ़े और खैर इनाम की राशि जो मिलती है वो मिले? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने केबीसी को चैलेंज के तौर पे लिया है। केबीसी मेरी मदर का एक ख्वाब है और मैंने अपने माँ बाप का हर ख्वाब पूरा करने की बहुत कोशिश की है। मैं जहाँ से आती हूँ बहुत बहुत आसान नहीं रहा है हमारा सफ़र, लड़कियों के लिए बहुत आसान नहीं होता है, ऐसे भी नहीं होता है।
तो मैंने अपनी जिंदगी में जो भी पाया है बहुत मुश्किल से पाया है और बहुत मेहनत से पाया है, जिसका मुझे बहुत फक्र है। और जिंदगी के हर पड़ाव को मैंने एक चैलेंज की तरह लिया है, कहीं फेल हुई हूँ, कहीं पास हुई हूँ। तो केबीसी एक कांस्टेंट प्रयास था कि किसी तरह मैं हॉट सीट पे पहुंचूं और मेरी जो माँ का ख्वाब है वो पूरा हो जाए और वो खुश हो जाए। तो ये एक एडेड बोनस है हमारी जिंदगी में। मगर अपनी जिंदगी में जो दूसरे चैलेंजेस हैं, मुझे बहुत शौक था कि मैं पढ़ती, मैं आगे बढ़ती, मैं अपने करियर में कुछ करती। तो आई थिंक मुझे लगता है उससे बड़ा चैलेंज अपने आप को प्रूव करने का वहां पर था कि एक लड़की जो है वो एक बड़े शहर में आ सकती है, रह सकती है, अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है, अपनी पसंद से शादी कर सकती है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकती है। तो हर कदम एक चैलेंज रहा है, बट मुझे लगता है केबीसी इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक एंड एट द राइट टाइम। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आपने आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ख्वाब आपने पूरे किए, तो अब जब ये ख्वाब आपने उनका पूरा कर दिया है तो वो कितने खुश हैं, और जब आप जीती तो उन्होंने क्या कहा? जी, मेरी मदर मेरे साथ थी। जब ये अनाउंसमेंट हुई कि मुझे हॉट सीट पे बैठने का मौका मिला आफ्टर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो वो अपने जज्बात पे तो बिल्कुल काबू नहीं रख पाई। वो बहुत इमोशनल हो गई थी वहां पर, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब चाहे यहाँ से मैं जीतूं ना जीतूं, मैं कितना आगे जाऊं, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो मौका था वहां तक पहुंचने का, वो उसमें ही बहुत खुश थी। तो उनको तो अपने इमोशन संभालना मुश्किल हो जा रहा था। मेरे फादर से मैंने जब बात की तो वो भी काफी इमोशनल थे। तो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था, और शायद मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग था उस टाइम, क्योंकि ऐसा कुछ भी हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। नाजिया, आपसे जब बात हो रही थी आपने एक बात बताई कि छोटे शहरों में खासकर लड़कियों के लिए थोड़ी मुश्किल थी उस वक्त जब आपने इसकी शुरुआत की थी, अटेम्प्ट लेने की। वहां से लेकर 1 करोड़ रुपए जीतने तक का जो एक सफर रहा आपका, ये 20 साल का रहा है। आपको लगता है कि लड़कियों के लिए छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक हालात में कोई तब्दीली आई है? अब उनके लिए अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ना थोड़ा आसान हुआ है? उनके लिए कुछ परिस्थितियां बदली हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह के हालात हमारे वक्त थे, जितना एक्सपोजर हमें था, आज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चों को। और मुझे लगता है माँ बाप भी बहुत हद तक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के जो है वो एजुकेशन की अहमियत समझते हैं। लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, मगर फिर भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है लड़के और लड़की की अपॉर्चुनिटी के बीच में, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जो शायद इसकी इजाज़त नहीं देता कि लड़कियाँ अपने बलबूते पर आगे बढ़ें। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बट मुझे लगता है कि ये धारणा बदलने की जरूरत है कि हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो सके, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो एक खुद में एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन सके, जो एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है बहुत आगे जाने की जरूरत है, न सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि बड़े शहरों में भी बहुत कुछ बदलना है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि हम काफी दूर निकल आए हैं, हम बिल्कुल बहुत ज्यादा बदलाव आया है, तब्दीली आई है, लेकिन अभी भी एक बहुत लंबा सफर है। जी नाजिया जी, आप हमेशा कहती हैं कि आप एक फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट की बेटी हैं और फेमिनिस्ट की ही बीवी हैं, तो ऐसा क्यों कहती है हमेशा? जी, जैसे मैंने शो पे कहा था कि लोगों की एक गलत फहमी है कि फेमिनिस्ट जो होती है वो मर्दों से नफरत करने वाली औरत होती है, और हर बात पे उसे झंडा लेके मोर्चा निकालने वाली औरत जो होती है वो फेमिनिस्ट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट जो होती है वो इक्वालिटी की बात करती है, और फेमिनिस्ट जो है वो एक मर्द भी हो सकता है जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़े, उनकी बात करे। तो मैं इसलिए फेमिनिस्ट की बेटी और बीवी होने पे गर्व करती हूँ, क्योंकि मेरे जो वालिद हैं और मेरे जो शौहर हैं, दोनों ही ऐसे मर्द हैं जो औरतों को अपने बराबर समझते हैं और उनको हमसे कम नहीं समझते, और उन्होंने हमेशा सिमिलर मौके दिए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, और कभी उनके so we say that they didn't clip my wings, so मुझे लगता है, तभी मैं कहती हूँ कि मैंने अपने फादर को बचपन से देखा है अपनी माँ के साथ हाथ बटाते हुए, उनकी पढ़ाई में उनको मदद करते हुए, और हमेशा ये सोचते हुए कि जिस तरह से मेरे फादर को नौकरी करने की और पढ़ने की आज़ादी है, उसी तरह मेरी माँ को भी वो आज़ादी मिले। और मेरे शौहर की भी जो फैमिली है, और मैं जिस तरह की फैमिली में मेरी शादी हुई है, तो वो लोग भी इक्वली लिबरेटेड हैं और ये समझते हैं कि लड़कियों के अधिकार क्या होते हैं और उनके लिए बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसे मर्द हैं। अभी फेमिनिज्म की बात हो रही थी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि दरअसल
इसका आपके लिए आपकी समझ क्या है और आप किस नज़रिए से इसको देखती हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से एक माहौल बना है, एक ऐसा मूवमेंट जैसी बात जब उठती है तो एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि ये एक बस दिखाने के लिए है, नारे लगाने के लिए है। तो क्या आपको लगता है कि एक जो आपकी समझ है और फेमिनिज्म के नाम पे जो मूवमेंट चल रहा है, जो लोग कुछ झंडा बरदार हैं, इन दोनों की सोच में, जहनियत में एक बहुत बड़ा गैप है? जी, मुझे लगता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही फेमिनिज्म के बारे में गलत है और फेमिनिज्म सिर्फ मोर्चा निकालने से नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो बदलाव लाना चाहते हैं वो अपने घरों से शुरुआत करें, चाहे वो मर्द हो या औरत। पहले हमें अपने घरों में जो गलत होता है उसे उजागर करने की ज़रूरत है, उसे सही करने की ज़रूरत है। जो ये मास मूवमेंट होता है, डेफिनेटली हम सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, बातें करने की ज़रूरत है। औरतों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम समान अधिकार की बात। नाज़िया बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जी। और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हो सकता है आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हो। हेलो जी। हेलो हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली है जी। मैं हैदराबाद तेलंगाना से बोल रहा हूँ। जी बताएं। तो नाजिया नसीम मैडम से सवाल करना है कि? हाँ बताएं। अच्छा हाँ, तो सवाल ये है कि ये आपने किस तरह से ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तौर पर आपने स्टडी की है और आपने तकरीबन सवालात का आपने जवाब दिया है, तो आपके नाज़रीन को आप क्या पैगाम देंगे आइंदा ये लोग भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? हेलो मैं जवाब दे सकती हूँ? जी बिल्कुल। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके सवाल के लिए। ये अपनी सलाहियत काबिलियत से एक और इनाम उन्होंने जीता है और ये यकीनन ये सवालात जो हैं इसके जो जवाब देना है ये बड़ा मुश्किल फन है, लेकिन इसके लिए किस चीज की जरूरत है? जी ठीक है, आपकी बात उन तक पहुंच गई है, नाज़िया जी तक आपकी बात पहुंच गई है। अब वो आपका जवाब दे रही हैं आप सवाल का, आप सुने। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि केबीसी एक गेम शो है और क्विज कॉन्टेस्ट की तरह है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 6 महीने का या 1 साल का ज्ञान नहीं परखता है। केबीसी में जाने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर एक हर दिन कुछ नया सीखने की जिज्ञासा हो। जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते हैं और देखते हैं अपने आसपास, उसको आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करें, अवेयर रहें, जागरूक रहें कि क्या हो रहा है आपके आसपास देश और दुनिया में। ये सब चीजें बहुत मदद करती हैं केबीसी में। पर मुझे लगता है कि एक जो चीज जो हमें हॉट सीट पे जरूर लेके जाएगी वो हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी जगह में जाते हैं तो हम काफी उस चकाचौंध से घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी में अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं। तो एक समझ बूझ से खेलना और खुश होके खेलना और उस गेम शो का मजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लाखों में एक हो जो उस हॉट सीट पे मिस्टर बच्चन के सामने बैठे हो। ये हर दिन नहीं होता है, तो उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना बहुत जरूरी है। जरूर पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, लेकिन अपना जो एक आत्मविश्वास है, मुझे लगता है जो भी ये शो देख रहे हैं और केबीसी के लिए एस्पायर करते हैं, मुझे लगता है एक आत्मविश्वास और अपने आप में विश्वास रखना कि ये मुझसे हो सकता है और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बहुत जरूरी है। नाज़िया, वैसे आपने एक करोड़ जीता है तो बहुत बड़ी बात है। आखिरी पड़ाव तक पहुंची, आखिरी सवाल तक आप पहुंची, लेकिन उसका जवाब आप नहीं दे पाई, तो उसका कितना अफसोस है। अगर जीत जाती तो 7 करोड़ आप जीत लेती। जी मैं एक ऐसी शख्सियत हूं कि मैं इस तरह, जैसे मैंने पहले कहा कि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रख रहा था उस वक्त। मुझे तो लगता है मैं 25 लाख में ही इतनी खुश हो गई थी कि शायद मैं आगे ना भी बढ़ती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मलाल नहीं होता। बट मैं उस वक्त वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि 7 लाख से आप सीधे 3-20 पे चले जाते हैं। अगर मुझे उसका जवाब आता या कहीं से भी मुझे लगता कि मैं जवाब के आसपास भी हूं, तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि केबीसी में सूझबूझ के साथ खेलना बहुत जरूरी है। अपने आप को नापना, तोलना, समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसके लिए आपको सारी जिंदगी मलाल रहे। वैसे वो 7 करोड़ का सवाल कौन सा था जिसमें आप वो चूक गई वहां पर? जी वो सवाल था
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद गवर्नमेंट की उद्घोषणा सिंगापुर की कौन सी जगह से की थी, और इसका सवाल का जवाब था कैथे सिनेमा हॉल, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था और मैं कोई वाइल्ड गेस भी नहीं लेना चाह रही थी उस वक्त। जी तरन्नुम, आप पूछें। जी मैं यही पूछ रही हूँ, आप नाजिया जी, जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो बहुत सालों से आपका उनके साथ राब्ता नहीं हुआ होगा या आपको भूल गए होंगे, और अब आप अचानक से न्यूज में आ गई हैं, करोड़पति बन गई हैं, तो वो लोग क्या आपको कॉल कर रहे हैं, अपनी पहचान वापस आपको याद दिला रहे हैं? क्या कुछ ऐसे लोग हैं? जी, ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ। तो मैंने ये कहा है बहुत सारे लोगों से कि केबीसी ने मुझे वो दिया है जो मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। अब मैं अगर गूगल पे अपना नाम डालती हूँ तो वो सर्च रिजल्ट्स शो करता है अबाउट 90 लाख सर्च रिजल्ट्स। तो ये दिस गिव्स मी गूज बम्स रियली, यू नो, कि ऐसा कोई मकाम मेरी जिंदगी में आएगा। मुझे ऐसे लोगों ने फोन किया है जो पहले सीजन्स में केबीसी में आ चुके हैं, जो बिल्कुल अजनबी है मेरे लिए, जो खुश हैं। मुझे कई ऐसी लड़कियों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया है जो मुझे अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं और मुझसे सीखना चाहती हैं। तो ना सिर्फ पुराने भूले बिसरे दोस्त, बट बहुत सारे नए लोग मुझे इतना प्यार और इतनी इज्जत दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता, एक तो मैं इसके काबिल हूं और दूसरा मैंने कभी इसकी कल्पना भी की थी। नाजिया, लगता है ऐसा ही एक और कॉल हमारे पास आया है आपके लिए। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो। जी भाई। जी बताएं, आपको कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताएं और उसके बाद सवाल पूछें नाजिया जी से। सर मैं शफीक बोल रहा हूँ, तेलंगाना हैदराबाद से। जी। मैं मैडम नाजिया मैडम साहब जो है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहरा किया और उनके खास तौर से मुझे अशार बहुत पसंद आए जो उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने कहे। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ उनसे कि आत्मविश्वास उन्होंने कहा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा उसको इलॉबरेट कर दे तो मेहरबानी। जी बिल्कुल, शुक्रिया। सॉरी, मैंने वो लास्ट वाला नहीं सुना, आत्मविश्वास की बात जो की। हाँ, शायद वो नाजिया वो पूछना चाह रहे थे शायद कि आत्मविश्वास जो ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वैसी जगहों पर पहुंच के उसको कैसे बनाए रखा जाए और उसके लिए क्या करना चाहिए। वो कह रहे थे, लास्ट सेंटेंस ये था कि इसको आप जरा एलाबोरेट कर दें। जी, देखिए, आत्मविश्वास जो होता है ना, वो आपके अंदर होता है और वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो एक बार अगर आप उसे जगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ के जाने वाला है। और केबीसी एक ऐसी जगह है जहां हम, जैसे मिस्टर बच्चन को कहते हैं कि सदी के महानायक हैं, वो इतने हम्बल हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि वो आपका आत्मविश्वास खोने नहीं देते। वो आपके साथ जब हॉट सीट पे बैठते हैं तो वो बिल्कुल आपके लेवल पे आके आपकी पसंद के बारे में बात करते हैं, जो आपकी शख्सियत है उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद अगर आप में जरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप परत दर परत खुलते चले जाएंगे और आपकी कहानी और ज्यादा रोशन होगी वहां पे। तो मुझे लगता है आत्मविश्वास बना लीजिए और हिम्मत से आगे बढ़िए, और ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा या आप किसी से कम है। अगर उससे हो सकता है तो मुझसे भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा नाजिया जी, प्रोग्राम के दौरान क्या कोई भी ऐसा लम्हा था जब आप थोड़ी बहुत नर्वस हुई हो, या ऐसा लम्हा था ही नहीं? प्रोग्राम के दौरान तो नहीं तरन्नुम, बट हाँ, प्रोग्राम के पहले वाली रात में बिल्कुल सो नहीं पाई थी, बहुत एंग्शियस थी, बहुत नर्वस थी। लेकिन जब सेट पे पहुंची तो मुझे लगा कि कोई ऐसी डिवाइन ताकत है जो मेरे साथ चल रही है, और मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। और जैसा मैंने कहा कि अमित जी इतनी वार्म शख्सियत है कि वो आपके साथ बहुत खुलते मिलते हैं और बहुत प्यार से आपको सहज कर देते हैं। तो मेरे साथ एक भी लम्हा ऐसा नहीं था जब मुझे लगा कि मैं नर्वस हूँ। जो भी जवाब मैंने दिए वो कहीं ना कहीं मैंने पढ़े थे या मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो जवाब सही हो जाएंगे। तो एक आध बार कभी जब वो पूरी भूमिका बनती है कि आपका सवाल सही है या नहीं, जो आप इंतजार कर रहे होते हैं कि अब आपको पता चलेगा कि ये सवाल सही है या नहीं, जवाब सही है या नहीं, तो उस वक्त थोड़ा बहुत दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बस उसके अलावा मुझे ऐसी कोई फीलिंग नर्वसनेस की नहीं थी, बट हाँ, मैं बहुत इमोशनल जरूर थी। बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या ये सोचा है कि जो प्राइस मनी है उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है? क्योंकि जो औरतें होती हैं सबसे पहले जो उनके जहन में ख्याल आता है वो आता है शॉपिंग का, तो आप किस तरह से इसे इन्वेस्ट करने वाली है?
जी, मैं ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी शॉपिंग करती हूँ और शॉपिंग मुझे लगता है कि हर औरत का एक जो रिटेल थेरेपी जिसको कहते हैं वो तो है ही, बट फिलहाल के लिए मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है। मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के प्लान करेंगे क्योंकि 2-3 चीजें हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। हमारे वालिदैन जो हैं, हमारे सास ससुर जो हैं, उनकी मेडिकल नीड्स के लिए हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपने बच्चे के फ्यूचर में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जो एक बीइंग अ मुस्लिम जो ज़कात का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ पैसे उसमें जाएंगे। कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनको हम जरूर सपोर्ट करना चाहेंगे, बट ये प्लानिंग के साथ करेंगे कि ताकि जो सही रकम है वो सही लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। और तरन्नुम, जो आपने पूछा कैसे शॉपिंग और क्या इसकी प्लानिंग है, तो शॉपिंग तो अभी ऑनलाइन ही हो रही है, जबकि शॉपिंग का असली मजा तो तब आता है जब आप बाहर जाते हैं और विंडो शॉपिंग भी करते हैं और मार्केट में घूमते हैं। वैसे जो पीरियड नाजिया पूरा रहा ये कोरोना का, मार्च से शुरू होकर अभी तक का, ये कैसा बीता आपका? और जाहिर सी बात है कि इसी दौर में आपने तैयारी भी की होगी, अपने ऑफिस का जो भी आपका व्यवसाय है जो करती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता होगा, तो ये सारा बैलेंस आपने कैसे किया? जी, मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो बहुत खुशकिस्मत है, जिनके पास नौकरी है और जिनके पास घर है और खाने के लिए खाना है, उनको तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि उन्हें घर में रहना पड़ा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन है वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया है कि हमारे पे कितना करम और कितनी मेहरबानी है ऊपर वाले की, कि हम जब चाहे जो चाहे खा पी सकते हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम आराम से रह सकते हैं। क्योंकि जो हमने लॉकडाउन में देखा है, लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, लोग मीलों मीलों पैदल चले हैं, मुझे लगता है अगर ये हमें एक बेहतर इंसान नहीं बना सकता तो फिर हम और कुछ नहीं सीख सकते जिंदगी में। तो मेरे लिए लॉकडाउन की ना कोई कंप्लेन है, ना कोई रिग्रेट है। मैंने बहुत आराम से लॉकडाउन गुजारा है, लेकिन हाँ, अब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा, वो जो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो मेरे अंदर बढ़ गई है कि ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो भी दिया है उसे हम संभाल के रखें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो ये जो सीख है, मुझे लगता है 2020 जरूर मुझे सिखा कर गया है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या लॉकडाउन की वजह से आपको ज्यादा वक्त मिला तैयारी के लिए? नहीं, वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि फिर हम घर से काम कर रहे थे और बच्चे की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गए थे, घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते थे क्योंकि हमारे जो हाउस हेल्प हैं वो नहीं आ पा रही थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से वक्त निकालना पड़ता था। रात के वक्त थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी अपना काम फिनिश करके। बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई मैंने नहीं की है, बहुत रिफ्रेशर्स किए हैं, लेकिन हाँ, वक्त की कमी डेफिनेटली रही है बिकॉज सब कुछ फिर आपको खुद से ही करना पड़ रहा था, आपको कोई सपोर्ट नहीं था घर पे। जी नाजिया जी, आपको पढ़ने के अलावा और किन किन चीजों का शौक है? जी, मुझे पोइट्री लिखने का शौक है। मैं उर्दू और हिंदी पोइट्री लिखती हूँ और पढ़ना तो डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं डिफरेंट किताबें पढ़ती हूँ। उसके अलावा जो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खुश करती है वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या जब माहौल ठीक होता है तब हम ट्रैवल करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद हैं। मैं एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड वुमन हूँ, तो घर पे वक्त बिताना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो आपने हाल फिलहाल कुछ नया लिखा हो, वो कुछ आपको ख्याल है अभी सुना सकती हूँ? जी, मैंने जब मैं केबीसी में जा रही थी तब मैंने अपनी माँ के लिए 4 लाइनें लिखी थी, वो आपको सुना देती हूँ। वो ऐसा था कुछ कि पूछे कोई मेरी उड़ानों का सबब, पूछे कोई मेरी उड़ानों का सबब, कह देती हूँ तेरी दुआ की तासीर है माँ। पूछे कोई मेरी उड़ानों की इसका सबब, कह देती हूँ तेरी दुआ की तासीर है माँ। ये जीत मेरी नहीं तेरे ख्वाबों की ताबीर है माँ। ये जीत मेरी नहीं तेरे ख्वाबों की ताबीर है माँ। कांटों पे चली तू और बना मुकद्दर मेरा, कांटों पे चली तू और बना मुकद्दर मेरा। छाले तेरे पैरों के मेरे हाथों की लकीर है माँ। वाह, क्या बात है। शुक्रिया जी। अभय जी और नाजिया जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, असल में वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। नाजिया जी, आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए और हाथ धोते रहिए। आदाब।